जी, माँ बहन की छोड़कर जितनी गालियां दे सकती उन्होंने दी मुझे। मुझे कहा तेरी औकात क्या थी, तेरे को दो बार एमएलसी हम बनाए, तेरे को बड़े बड़े राज्य का हम कोऑर्डिनेटर बनाए, आज तेरी पहचान बन गई है तो आज तू खुद धर्म की बात करने लग गया है। नुमाइंदगी करती हैं वो आंकड़ों में कमजोर हो रही हैं, उनको अलग तरफ छोड़ा जा रहा है और अगर विपक्षी एकता बन भी रही है तो वो उन पार्टियों को साथ लेके नहीं चल रही। देखिए, वाक्य में आपका सवाल बहुत सही है। वर्तमान समय में जो बहुजन समाज की राजनीतिक ताकत होनी चाहिए, शक्ति होनी चाहिए, वो बिखर गई है, कमजोर हो गई है। इस सत्य को स्वीकार करना चाहिए और हम चाहते हैं, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने भी कहा, माननीय काशीराम साहब ने भी कहा कि जिस समाज की गैर राजनीतिक जड़ें मजबूत नहीं, जिस समाज की गैर राजनीतिक जड़ें मजबूत नहीं होती, वह समाज बहुत लंबे समय तक राजनीति में कामयाब नहीं होता। तो इसलिए हम लोग राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के माध्यम से और सामाजिक न्याय परिषद के माध्यम से समाज की गैर राजनीतिक जड़ों को मजबूत करना चाहते हैं। अगर गैर राजनीतिक जड़ें मजबूत होंगी तो राजनीति भी निश्चित रूप से हम लोगों की मजबूत होगी। आप कह रहे हैं कि राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन देंगे आप, लेकिन वो तो खुद पीड़ित है, उनको तो खुद नहीं बुलाया गया जब सारा का सारा उद्घाटन हुआ सदन का, तो कैसे आपकी मांग पूरी होगी? देखिए, संविधान का जो सिस्टम है वो सिस्टम ये है कि अगर सरकार से कोई सरकार के विरोध में और सरकार उनकी बातें नहीं सुन रही है तो वो राष्ट्रपति को ज्ञापन देकर अपना विरोध जाहिर करवाता है, अपना विरोध दर्शाता है। तो ये संवैधानिक तरीका है। तो हम लोग संविधान को मानने वाले हैं, संविधान को मानने वाले हैं तो निश्चित रूप से राष्ट्रपति महोदय को ही हम ज्ञापन पत्र देंगे, उन्हें हम देना चाहते हैं। आप लंबे समय बसपा में भी रहे, आपका बल्कि पूरा पैनल में देख रहा हूँ सब बसपा के आला नेता रहे हैं जो भी यहाँ बैठे हुए हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में। कब तक थे आप बसपा में, वहाँ क्या दिक्कत आई, कब आपका संबंध विच्छेद हुआ? देखिए, मैं 1980 से 2015 तक 33 वर्ष बसपा में रहा हूँ। वाम से बीएसको में मैंने माननीय काशीराम साहब के साथ साइकिल चलाई। मैं अपने को खुश नसीब समझता हूँ, लेकिन बुद्ध धम्मों पर काम करने का मेरा बचपन से ही मन था। मेरा मन था और मैं माननीय काशीराम साहब को भी निवेदन करता था कि साहब उनको बुद्ध धम्म के लिए काम करना चाहिए। तो वो कहते थे कि मैं करूँगा इस काम को और बड़े पैमाने पर मैं करूँगा, उनकी तमन्ना थी। लेकिन 15 सितंबर 2003 को जब उनको ब्रेन अटैक आ गया और 2006 में वो हमारे बीच से चले गए तो मैं बहुत विचलित होने लगा, विचलित हो रहा था। मैंने आदरणीय भाई मायावती जी से भी कई बार निवेदन किया तो वो मुझे कहते थे कि भाई अगर आप चाहते हो कि मैं बुद्ध धर्म पर काम करूं तो आप 272 सांसद जिता कर दीजिए। 272 सांसद आप जिता के देते हैं तो मैं प्रधानमंत्री के रूप में बुद्ध धम्म की दीक्षा लूँ। मुझे ये लगा कि मेरे पास अब इतना समय नहीं है, मेरी उम्र भी होती जा रही है, अनेक बीमारियां भी लग गई हैं, तो मेरे जिंदा रहते शायद 272 सांसद जीतते मुझे नजर नहीं आते। तो मैंने फिर अपना रास्ता बदला। मैं 2015 तक एमएलसी था, बसपा से कई राज्यों का प्रभारी था। 2 जुलाई 2015 को अंतिम बार मैंने बहन जी के पैर छुए और उनसे निवेदन किया कि बहन जी मुझे मुक्त कर दीजिए। क्या बोली बहन जी उस वक्त? बहन जी, माँ बहन की छोड़कर जितनी गालियां दे सकती उन्होंने दी मुझे। मुझे कहा तेरी औकात क्या थी, तेरे को दो बार एमएलसी हम बनाए, तेरे को बड़े बड़े राज्य का हम कोऑर्डिनेटर बनाए, आज तेरी पहचान बन गई है तो आज तू खुद धर्म की बात करने लग गया है। मैंने हाथ जोड़कर कहा बहन जी, जो आपने मुझे एमएलसी बनाया ये कर्ज मैं और मेरा परिवार जीवन में कभी नहीं चुका पाएगा। आप तो चहेते नेता रहे होंगे ना, एमएलसी बनाया आपको? हम राइट हैंड रहे, हम बहन जी के राइट हैंड रहे। तो हमने कहा बहन जी ये कर्ज हम कभी नहीं चुका पाएंगे आपका, एक एहसान हमारे ऊपर और कर दो बहन जी। बोले क्या, हमें मुक्त कर दो, हमारा मन नहीं लगता, हम केवल और केवल धम्म का काम करना चाहते हैं। तो बहन जी ने फिर कहा ठीक है भाई चलो 10 दिन का मैं समय देती हूँ आपको, आप
आप अपने घर परिवार में बात कर लीजिए, लेकिन काम आपको एक ही करना है। क्योंकि हमने 2007 में ही राष्ट्रीय बौद्ध महासभा बना दी थी और मैं दिन में बसपा के कैडर चलाता था, रात को बुद्धिज्म के कैडर चलाता था। ये पूरी सूचना बहन जी को मिलती रहती थी। तो बहन जी ने कहा भाई 2 में से एक ही काम करना है आपको, या तो आप बौद्ध धर्म का करिए या तो पार्टी का काम करिए, तो आप मेरे को फ़ोन करना। तो हमने उनको फ़ोन नहीं किया, हमने फ़ोन नहीं किया, बहन जी ने उनको पार्टी से निकाल दिया। कास्ट सेंसस पे एक सवाल है मेरा सर आपसे, इस विषय से हटके कि कास्ट सेंसस जो है और ओबीसी की जो राजनीति का उभार है, उसमें हम देख रहे हैं कि जो नेता हैं, जो दल हैं, वो कहीं ना कहीं साहब काशीराम को याद नहीं कर रहे इस मौके पर, क्योंकि उनका भी एक भूमिका है। क्योंकि इस चाहे मंडल की बात करें, चाहे ओबीसी आरक्षण की बात करें, तो बाबा साहब और काशीराम साहब को दोनों को ही इसमें लगभग एक तरफ किया जा रहा है, दरकिनार किया जा रहा है। देखिए, इसमें मेरा व्यक्तिगत सोच नहीं है, ये मेरा सार्वजनिक नहीं है, व्यक्तिगत है। वो लोग ऐसा सार्वजनिक रूप से वो मान्यवर काशीराम साहब का नाम नहीं लेते हैं, लेकिन व्यक्तिगत रूप से चाय पे बैठकर उनसे बात होती है। तो भूमिका तो है ना उनकी, तो मानते हैं। हाँ, जब बैठ के चाय पे बात होती है तो निश्चित रूप से वो कहते हैं कि ये चिंगारी केवल और केवल बाबा साहब के बाद किसी ने जगाई, तो वो कांशीराम ने जगाई। बीपी सिंह को विवश किया जिसने। हाँ, बीपी सिंह को विवश किया। अच्छा, एक मैं जैसा सोचता हूँ कि ये सार्वजनिक रूप से ऐसा क्यों नहीं कहते हैं, तो मैं उसका रहस्योद्घाटन कर रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से। सार्वजनिक रूप से वो ये इसलिए नहीं कहते कि हम मान्यवर काशीराम साहब का नाम लेंगे या बाबा साहब का नाम लेंगे तो कहीं ये क्रेडिट बहुजन समाज पार्टी का अकाउंट में ना चला जाए, बहुजन समाज पार्टी को इसका क्रेडिट ना मिल जाए। क्योंकि बहुजन समाज पार्टी बाबा साहब का नाम लेकर और संस्थापक मान्यवर काशीराम साहब हैं उसके, तो वो लेकर रहते। तो मुझे लगता है, मेरी आशंका है कि शायद इसलिए वो सार्वजनिक रूप से इसे कहने में कतराते हैं। लेकिन व्यक्तिगत रूप से आप बात करिए, नीतीश कुमार जी से बात करिए, नीतीश कुमार जी इस बात को मानते हैं, लालू प्रसाद इस बात को मानते हैं, मुलायम सिंह यादव सपा के लोग इस बात को मानते हैं, साउथ के लोग इस बात को मानते हैं। और मैं एक आपको बहुत पुरानी बात याद दिला दूं। 1997 में लोकसभा चल रही थी और स्वर्ण आजादी का स्वर्ण वर्ष मनाया जा रहा था। कांशीराम साहब की स्पीच चल रही थी लोकसभा में 27 अगस्त 1997 को। बार बार लोकसभा के अध्यक्ष ने कहा कि कांशीराम जी आपका समय खत्म हो गया, आपका समय खत्म हो गया। नीतीश कुमार खड़े हुए, उनके 5 सांसद थे और नीतीश कुमार जी ने कहा कि पहली बार संसद में कोई सही बात बोल रहा है, इसलिए मेरे 5 सांसदों का समय कांशीराम जी को दिया जाए, इनको बोलने से नहीं रोका जाए। ये ऑन रिकॉर्ड है भारत के पार्लियामेंट में। तो आज कैसे, जब वो उस वक्त इतना बड़ा निर्णय ले सकते हैं तो आज क्यों नहीं कहेंगे। लेकिन सार्वजनिक रूप में कहने से मुझे लगता है वो इसलिए कतराते हैं, लेकिन कहना चाहिए। लेकिन पब्लिक आज कह रही है, जो वहाँ के जातिगत आंकड़े आए हैं 85% और प्लस 15%, तो जो पब्लिक है, भारत की जनता, वो करीब ये तो कांशीराम साहब कहते थे, ये तो कांशीराम साहब तो इसको 40 वर्ष पहले कही, तो वो तो सब सामने आ गया पूरा। वर्तमान में क्या स्थिति है? क्योंकि मेरा सवाल ये है कि ओबीसी राजनीति का जो उभार है उसमें कहीं ना कहीं दलित राजनीति प्रतिस्पर्धा भी देखी जा रही है कि जब दलित नेतृत्व में राजनीति बहुजनों की मजबूत हुई थी तो उसमें ओबीसी साथ था हमेशा। कैबिनेट देखिए बहन मायावती की 4 सरकारों की। लेकिन अब जब क्योंकि ओबीसी जो है अपने आप को संगठित कर रहा है, जागृत कर रहा है और वो अपने अधिकारों के लड़ रहा है, तो वो दलित समाज को या दलित नेताओं के उनके मुद्दों को साथ लेके नहीं चल रहा उतने बड़े पैमाने पर। देखिए, मैं थोड़ा सा अपनी बात रख दूं कि ये पहला मौका है कि ओबीसी संविधान की बात कर रहा है। ये पहला मौका है कि ओबीसी का हर नेता हर मंच पे बाबा साहब का फोटो लगाया जा रहा है। इससे पहले कभी नहीं हुआ ये। और इससे भी बढ़कर एक बात बता दूं, किसान आंदोलन है, जो किसान नेता है राकेश टिकैत के पहली बार मैं भाषण सुन रहा हूं कि अगर इस देश में लोकतंत्र बचाना है तो संविधान को बचाओ, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के संविधान को बचाओ। तो ये जो किसान में ये मार्शल जाति है, जाट जाति, ये कभी बाबा साहब का नाम नहीं लेते थे, लेकिन आज बड़े पैमाने पे ये परिवर्तन देखने के लिए मिल रहा है पूरे देश में कि पिछड़ा वर्ग मोर्चा का बैनर देखिए आप, बाबा साहब का फोटो होगा, पहले नहीं होता था। बाबा साहब के संविधान को बचाने की बात वो कह रहे हैं, पहले कभी बाबा साहब का नाम नहीं लेते थे। तो ये परिवर्तन है, बाबा साहब की विचारधारा की स्वीकारता
जो पहले ओबीसी में नहीं थी, अब बड़े पैमाने पर तेजी से वो आगे बढ़ रही है। और कई हमारे पढ़े लिखे प्रोफेसर और जो ओबीसी के पढ़े लिखे लोग आए, खास करके युवा साथी आए, वो आज बेखर होकर बड़े ताकत के साथ मुखर होकर बाबा साहब का समर्थन कर रहे हैं। जी, आखिरी सवाल मेरा, अब दलित राजनीति आप कहाँ जाते हो देखने? आपकी मांग तो सारी वाजिब है, इसको लेकर सड़कों पे आप उतरेंगे ही, लेकिन आपको ये भी पता है कि बाबा साहब ने हुक्मरान बनने की बात कही थी, और आप अगर मांग करते हैं या आप एक तरह से अपील करते हैं, तो मांगने और अपील करने से तो मिलेगा नहीं, सत्ता में भागीदारी चाहिए या नुमाइंदे बिठाने पड़ेंगे आपको ऐसे। तो दलित राजनीति को कहाँ जाते हुए देखते हैं कि हाशिए पे नजर आ रही है वर्तमान में? देखिए, बाबा साहब ने कही थी हुक्मरान बनना, हुक्मरान बनने के लिए केवल राजनीति ही पर्याप्त नहीं। हुक्मरान बनने के लिए आपका उद्योग में भी भागीदारी होनी चाहिए, आपकी जमीन पे भी आपकी भागीदारी होनी चाहिए, जो देश का एजुकेशन सेक्टर है उसमें भी आपकी भागीदारी होनी चाहिए, जो देश का सिस्टम है उसमें आपकी भागीदारी सर हम समझ के सारी बात आपकी सही है, लेकिन अब जाते हुए कहाँ देख रहे हैं? भविष्य की दलित राजनीति कैसे नजर आ रही है आपको? देखिए, भविष्य तो मैं अभी बसपा की तरफ मैं इशारा करूँ सीधे तौर पे, तो बसपा जो है उत्तर प्रदेश में आंकड़ों के लिहाज से काफी कमजोर है। मैं इस सच को स्वीकार करता हूँ, निसंकोच हमें ये सत्य स्वीकार करना चाहिए कि बसपा कमजोर, लेकिन हम आशावादी हैं, निराशावादी नहीं हैं। निश्चित रूप से रास्ते निकलेंगे और हमारा यूथ निकलेगा, हमारा युवा लीडरशिप निकलेगी और दलितों की और बहुजनों की राजनीति भारत में निश्चित रूप से स्थापित होगी। उसमें कुछ विलम्ब हो सकता है, समय लग सकता है। एक निजी सवाल पूछ रहा हूँ मैं आपसे, क्योंकि आप लंबे समय तक बसपा में रहे हैं, बसपा को लेकर आपकी क्या मनोस्थिति है या क्या आपका उसकी तरफ रुख है? जब आपसे मैं वृत्तांत पूछ रहा था तो काफी पीड़ादायक अनुभव रहा होगा आपका, तो उसको बताते बताते भी आप काफी इमोशनल थे, क्या आपकी मनोस्थिति है? देखिए, मेरा व्यक्तिगत रूप से ये मानना है कि हम कहीं न कहीं कुछ कमियां कर रहे हैं, कुछ गलतियां कर रहे हैं, और यदि नहीं कर रहे होते तो आज या तो हम सेंट्रल गवर्नमेंट में हुकूमत में होते या तो हम बड़ी ताकत के साथ विपक्ष में होते, और हम गवर्नमेंट में भी नहीं हैं, विपक्ष में भी नहीं हैं। तो इसका हमको समीक्षा करना चाहिए, आत्मचिंतन करना चाहिए, हमारी लीडरशिप को करना चाहिए निसंकोच होकर। हम बाबा साहब के फॉलोवर हैं, सत्य को स्वीकार करना ही मानवता है, यही बुद्धिज्म है, ये हमें करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया धर्म प्रकाश भारती जी। और राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का धरना तो होगा ही, लेकिन राजनीति को लेकर जो बड़ी चिंता है उसको लेकर बहुत सी बातें करी हैं। 2 बार एमएलसी बसपा के रहे हैं, लंबा कार्यकाल रहा है और राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त था। तो 26 नवंबर को जो धरना होगा उसमें जाएंगे, जनता से बात करेंगे। आप बने रहिए DN।